हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, और इस वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। संसाधन के रूप में लोगों का तात्पर्य है। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। इसका क्या तात्पर्य है भाई? तो इसका तात्पर्य है मानव पूंजी। क्या है? मानव पूंजी। ठीक है, 1 नंबर समझ चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या को मानव संसाधन कब कहा जाता है? तो जनसंख्या को मानव संसाधन कब कहते हैं भाई? जब वो उत्पादन कार्य में लगी हो, अर्थात जब वो उत्पादन कार्य में लगता है, उसमें सहयोग करता है, तब जनसंख्या को मानव संसाधन कहा जाता है। 2 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, भारत में मानव पूंजी निर्माण का मुख्य साधन है। तो मानव पूंजी निर्माण का मुख्य साधन क्या है भाई? तो 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य जो है मानव पूंजी का मुख्य साधन है। 3 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर किस जनगणना से मापी जाती है? तो भारत में साक्षरता दर किस जनगणना से मापा जाता है भाई? तो ये मापा जाता है 1951 से। 1951 से जब जनगणना होने शुरू हुआ था, तभी से साक्षरता दर को जनगणना से मापा जाता है। ठीक है, 4 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। तो 2001 के अनुसार भाई भारत का साक्षरता दर क्या था? तो वो था 64%। भारत में हर 100 में से 64 लोग ऐसे थे जिनको पढ़ना लिखना आता था। ठीक है, 5 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर में किस वर्ग का प्रतिशत कम है? तो भारत में साक्षरता दर में कौन से ऐसा वर्ग है जिसमें उनका प्रतिशत कम है? तो वो प्रतिशत कम है आपका महिला में। भारत में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसी कारण से जो है महिला में साक्षरता दर वर्ग कम देखा जाता है। 6 नंबर हो गया। आगे 7 नंबर है, मानव पूंजी का निर्माण होता है। तो मानव पूंजी का निर्माण कब होता है भाई? तो शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश से। अगर हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं तो इससे जो है मानव पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है, 7 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8, इसका प्रश्न को पहले पढ़िएगा आप लोग। स्वस्थ जनसंख्या का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? अगर कोई जनसंख्या है, मान लीजिए जनसंख्या कितना है तो 1000 है, और अगर उस 1000 में से सभी जनसंख्या स्वस्थ है तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो वो पड़ेगा उत्पादन क्षमता पर। अगर आपका स्वास्थ्य, आपका तबीयत ठीक रहता है तो आप लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो इसका जो उत्पाद है वो उत्पादन क्षमता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा स्वस्थ उतना अच्छा काम। 8 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है भाई? तो यह है अधिक वेतन। क्या है? शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ अधिक वेतन। मतलब आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आगे चलकर आपको उतना ज़्यादा पैसे का नौकरी मिलने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप लोग कम पढ़ते हैं तो आपको क्या होगा? छोटा काम करना होगा। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको बड़ा बड़ा काम मिल सकता है। 9 नंबर क्लियर है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा पर निवेश किस प्रकार का है? तो अगर हम लोग शिक्षा पर निवेश करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो ये किस प्रकार का निवेश कहलाएगा? तो ये उत्पादन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पादन, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये आगे चलकर हमारे पैसे कमाने में या उत्पादन करने में वृद्धि करेगा। ठीक है, इसलिए ये उत्पादन निवेश है। 10 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रकार है। तो भारत में सबसे बड़ा बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है भाई? तो ये है
छिपी हुई बेरोजगारी, अर्थात ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन मौजूद होता है, उसे ही छिपा हुआ बेरोजगारी कहते हैं। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक खेत है, वहाँ पर काम करने के लिए 2 लोग चाहिए और वहाँ पर क्या है 4 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इसमें काम तो हो रहा है लेकिन उसमें काम 2 ही लोग का है लेकिन 4 लग रहे हैं, इसी को छिपा हुआ बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, 11 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छिपी हुई बेरोजगारी। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बात किया था हम लोगों ने छिपा हुआ बेरोजगारी का, ये अधिकतर किस क्षेत्र में पाया जाता है भाई? तो ये पाया जाता है आपका कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में अधिकतर छिपा हुआ बेरोजगारी पाया जाता है, इसलिए 12 नंबर जो है इसका सही उत्तर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, इसका प्रश्न है मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण है। तो मौसमी बेरोजगारी का क्या उदाहरण है भाई? तो किसान, क्योंकि जो खेती है वो साल में 2 बार या 3 बार होता है, जिसमें से किसान को लगभग 8 या 10 महीने काम मिलता है और कुछ महीने उनको बैठना पड़ता है, इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मतलब अगर कृषि का मौसम नहीं है तो उन्हें उस समय अपने घर पे ही बेरोजगार बैठना पड़ेगा, इसे ही मौसमी बेरोजगारी या मौसम बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा? तो किसान हो जाएगा। 13 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का प्रश्न है भारत में ग्रामीण बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनकी बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो उनकी बेरोजगारी का मुख्य कारण है कृषि पर निर्भरता। मतलब अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 में से 5 लोग कृषि पर निर्भर हो जाएंगे, वही लोग कुछ अलग करने का प्रयास नहीं करेंगे। मतलब कृषि कीजिए लेकिन 2 लोग कृषि कीजिए, 3 लोग कुछ अलग कीजिए, इसी से जो है ग्रामीण बेरोजगारी फैलता है और ये इसका मुख्य कारण है, क्या? कृषि पर निर्भरता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षा का स्तर बढ़ने से। तो शिक्षा का स्तर बढ़ने से क्या होता है भाई? तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अगर आप लोग शिक्षा का स्तर को बढ़ा लेते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा क्लास तक पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, आपका रोजगार का अवसर बढ़ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। 15 का क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है मानव पूंजी का एक उदाहरण है। तो मानव पूंजी का एक उदाहरण क्या होगा भाई? तो शिक्षक। शिक्षक जो है एक मानव है और यही मानव पूंजी का उदाहरण है, जबकि ट्रैक्टर, भूमि और इमारत ये मानव नहीं है, तो ये मानव पूंजी का उदाहरण कैसे हो जाएंगे? इसलिए 16 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 17 नंबर प्रश्न है भारत में मानव संसाधन के 2 भागों में बांटा गया है। तो भारत को जो है मानव संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। किन किन 2 भागों में बांटा गया है? तो वो है आपका कामकाजी और गैर कामकाजी, इसे जो है मानव संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में स्वास्थ्य पर खर्च कुल जीडीपी का लगभग कितना है? तो भारत में स्वास्थ्य पर कुल खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत होता है भाई? तो वो होता है 2%। कितना? 2% जीडीपी का कुल खर्चा भारत में स्वास्थ्य पर होता है। ठीक है, 18 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा भाई? तो ये पड़ता है उत्पादन पर। उत्पादन पर बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए उत्पादन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। 19 नंबर आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का प्रश्न है शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने से। अगर हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं तो क्या होता है? मानव पूंजी बनती है। अगर हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करेंगे तो ये आगे चलकर मानव पूंजी बनेगा और ये आगे चलकर हमारे जो समाज है उसके लिए अच्छा काम करेगा। ठीक है, 20 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में साक्षरता दर में अंतर किसके बीच अधिक है? तो भारत में किसके बीच जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है? अंतर पूछा है तो वो हो जाएगा
पुरुष महिला, भारत में पुरुष और महिला के बीच साक्षरता दर में एक बहुत बड़ा अंतर है जो अभी के समय में धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, पहले के समय में बहुत ज़्यादा था। 21 नंबर समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 नंबर का प्रश्न है, कामकाजी जनसंख्या का आयु सीमा है। तो कामकाजी जनसंख्या का आयु सीमा कितना वर्ष तक होता है? तो वो होता है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। अब पूछिएगा कि इसी के बीच क्यों होता है? क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको कानूनी रूप से काम करने के लिए मना किया गया है। और जो कोई व्यक्ति या महिला 59 वर्ष यानी 60 वर्ष अगर पार कर लेता है तो उसे भी काम करने का इजाज़त नहीं होता है। ठीक है, इसी को जो है 15 से लेकर 59 वर्ष तक को ही कामकाजी जनसंख्या के बीच में गिना जाता है। 22 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कार्यरत है। तो जो भारत का जनसंख्या है उसका एक बड़ा भाग किस चीज़ में कार्यरत है भाई? तो एक बड़ा भाग कृषि में कार्यरत है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि किया जाता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि कार्य में संलग्न है या कृषि कार्य करता है। ठीक है, 23 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा किस प्रकार के संसाधन का रूप है? तो शिक्षा किस प्रकार के संसाधन का रूप है भाई? तो ये है आपका मानव। शिक्षा मानव के संसाधन का एक रूप है। ठीक है, 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो 25 नंबर का प्रश्न है, अल्प रोजगारी का मतलब है। तो अल्प रोजगारी का क्या मतलब होता है भाई? तो इसका मतलब होता है योग्यता अनुसार पूरा काम ना मिलना। अगर किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पूरा काम नहीं मिलता है तो इसे ही अल्प रोजगारी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का जनसंख्या का एक हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर की पहुंच से बाहर है। मतलब भारत का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा जनसंख्या जो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से बाहर है, उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। तो वो क्या है? तो वो जो है एक ग्रामीण, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत से आज भी जगहें हैं जहां पर एक बहुत बड़े भाग पर स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंच नहीं चुका। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक नहीं पहुंचा है। 26 नंबर हो गया, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का प्रश्न है, मानव पूंजी किससे श्रेष्ठ है? तो मानव पूंजी किससे श्रेष्ठ है भाई? तो ये भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। क्या? फिर से बोलिएगा मेरे साथ, मानव पूंजी किससे श्रेष्ठ है? तो भौतिक पूंजी से। 27 नंबर क्लियर है। आगे 28 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का सामाजिक लाभ है। तो शिक्षा का क्या सामाजिक लाभ होता है? तो ये होता है जागरूकता और विकास। शिक्षा का सामाजिक लाभ क्या होगा? इससे व्यक्ति जागरूक होता है और लोगों का विकास होता है। ठीक है, 28 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी। तो भारत का जो कार्यबल है, जो हम लोग काम करते हैं, उसमें महिलाओं का भागीदारी जो है पुरुषों से कम है। क्या है? पुरुषों से कम है। मतलब अगर मान लेते हैं कि भारत में कोई 100 व्यक्ति है, ठीक है, 100 पुरुष और महिला हैं, उसमें से अगर 100 में से जो 90 हैं, 90 पुरुष काम करते हैं, लेकिन अगर 100 महिला है उसमें से केवल 10 या 20 महिलाएं ही काम करता है। ठीक है, इसके बीच देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है। इसलिए भारत में महिलाओं का कार्यबल पुरुषों से कम है। 29 नंबर क्लियर है, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर खर्च कुल जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? मतलब भारत में जो शिक्षा पर खर्च किया जाता है वो कुल जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 3%। मतलब अगर भारत का जीडीपी 100 रुपये है मान लेते हैं, तो उसमें से जो है 3% अर्थात 3 रुपये जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाता है कुल जीडीपी का। ठीक है, ये हम लोग केवल मान के चल रहे हैं। तो 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को देख और समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।